आवाज तो भाई रोज रोज सुबह सुबह उठ के आवाज ऐसी आती है भाई, स्लो आ रही है। इतनी सुबह भी नहीं है खैर। मैं वेट कर रहा हूँ दो चार लोग और आ जाएं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। हमेशा यही होता है, मैंने देखा है कि काफी अटेंडेंस कम हो गई है ऑनलाइन, जो है वो इंटरेस्ट कम हो गया लोगों का। हम्म। एक आध मिनट और देखेंगे, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। आज क्या करना है हमने। अच्छा, सो ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था टॉपिक एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का। अब ये देख रहे हैं कि विंडोज का एक एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है, और ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका आखिरी जो फेज है, आखिरी वाला, उसमें यही है कि आप विंडोज का छोटा सा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विंडोज का एनवायरनमेंट होता क्या है। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि अगर आपके पास क्लाइंट्स कनेक्टेड है आपस में, और तमाम क्लाइंट्स एक दूसरे इक्वल राइट्स पर है, पीयर टू पीयर है, तो ऐसे नेटवर्क को वर्क ग्रुप कहा जाता है। और अगर आपके पास क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट है कि जिसमें एक मशीन है जिसको आपने सर्वर कहा है, जिसमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और बाकी सारे क्लाइंट्स जो है वो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। और सर्विसेज बहुत किस्म की होती हैं, उनमें सबसे पहले लॉग ऑन सर्विस है कि आप जो भी यूजर इस सर्वर पे बनाएंगे वो यूजर किसी भी कंप्यूटर पे लॉग इन हो सकता है। जबकि पीयर टू पीयर या वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट पे आप जिस कंप्यूटर पे लॉग इन है, आपका अकाउंट भी उस कंप्यूटर पे होना चाहिए बना हुआ। अगर आप पहले कंप्यूटर पे लॉग इन हुए तो आपके यूजर ए जो है वो पहले पे बना होना चाहिए। अगर आपने दूसरे पे लॉग इन होना चाहिए, अगर दूसरे पे लॉग इन होना है, then your account should be created first on this computer, ठीक है, otherwise you won't be able to log in। तो लेकिन in a client server environment क्या होता है कि if your account is created on the server, then obviously you can log into any machine using the same username password। तो client server environment है ये। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लाइंट और सर्वर कोई हार्डवेयर नहीं है, बल्कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और अगर क्योंकि मशीन तो कोई भी हो सकती है, लेकिन चूंकि सर्वर जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह विंडोज 7, विंडोज 10 ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, इसी तरह विंडोज सर्वर 2003, 2008, 12, 16 ये सारे जो है ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और चूंकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं काफी सारे, आज हम देखेंगे। उनमें लॉग ऑन सर्विस है, उसमें वेब सर्विसेज भी हो सकती है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, ईमेल सर्विस भी हो सकती है। तो कई किस्म के सर्वर्स होते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा रैम चाहिए होती है, क्योंकि वो स्पेस भी ज्यादा उनको चाहिए, रैम ज्यादा चाहिए होती है, प्रोसेसर अच्छे लगे हुए हों। तो इसीलिए जो आमतौर पर सर्वर मशीन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा
एक्सपेंसिव भी होती है क्योंकि वो एक हाई एंड मशीन होती है, क्योंकि ये मशीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो जो सर्वर है उसका स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। जबकि क्लाइंट जो है ये सर्विसेज अवेल कर रहा है, तो इसमें तो विंडोज 7 और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी काफी होते हैं। तो हमने देखा था कि इस एनवायरनमेंट में, यानी ये सिंपल, आप एक बड़ी सी मशीन खरीद के लाए और आपने उस पर विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। इस तरह आप एक मशीन खरीद के लाते हैं और आप उस पर विंडोज 7 इंस्टॉल कर लेते हैं या विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं, तो वो कोई डोमेन का हिस्सा नहीं बन जाती। वो तो एक सिंपल सा कंप्यूटर है जिसपे आपने विंडोज 7 या विंडोज 10 इंस्टॉल किया है। बिल्कुल इसी तरह जब आप एक बड़ा हार्डवेयर खरीद के लेकर आ गए और आपने अपने नेटवर्क पे लगा दिया और उस पर ये सर्वर 2016 इंस्टॉल कर दिया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से कोई डोमेन एनवायरनमेंट नहीं बन जाता। डोमेन एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको कुछ और स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो वही हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर डोमेन एनवायरनमेंट आप विंडोज का बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके क्लाइंट और सर्वर मशीन्स पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वो विंडोज का होगा, तो तभी वो विंडोज का एनवायरनमेंट बनेगा। अच्छा, तो देखिए विंडोज डोमेन में क्या लिखा हुआ है। अगर आपने विंडोज का ही एनवायरनमेंट बनाना है तो बेसिकली अब वो क्या चीज होती है, या मशीन लेकर आ गए और विंडोज एनवायरनमेंट है तो ऑब्वियसली इस पे विंडोज सर्वर 2016 आपने लेट्स से इंस्टॉल कर दिया, या 2012 जो भी है, ठीक है। तो एक मशीन पे सर्वर और बाकी मशीन पे क्लाइंट, यानी विंडोज 7 और विंडोज 10। लेकिन ये अभी भी पीयर टू पीयर ही है, ये अभी भी वर्क ग्रुप है, जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे एक डोमेन में। और डोमेन बनाने के लिए क्या करना होता है, क्योंकि बेसिकली डोमेन क्या चीज है, विंडोज का डोमेन क्या है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, a collection of computers or computer networks in which all the user accounts, computers, printers, and security policies are kept in a central database. क्या मतलब हुआ इस बात का कि जब आप ये मशीन लेकर आके सर्वर 2016 इंस्टॉल कर दिया, अब ये उस वक्त तक डोमेन नहीं बनेगा या डोमेन कंट्रोलर नहीं बनेगा कि जब तक आप इस सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं करते। अभी तो सिर्फ सर्वर है ये, लेकिन जैसे हम इस पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, क्योंकि वो बिल्ट इन फीचर है विंडोज सर्वर का, लेकिन आपको उसको ऑन करना पड़ता है, ट्रिगर करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है सर्विस को। और जब वो सर्विस स्टार्ट होती है, यानी एक चंद स्टेप्स हैं जिससे आप उस पे ये एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, और बहुत ही आसान सी होती है। तो यानी विंडोज सर्वर का ये फीचर है। आप स्टार्ट मेन्यू में जाके सर्वर मैनेजर में जाते हैं, सर्वर मैनेजर एक इसका टूल है, और वहां से आपको एक्टिव डायरेक्टरी इनेबल करनी होती है, या फिर इसकी एक कमांड होती है जो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप देते हैं जीसी प्रोमो के नाम से, ठीक है। बस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया आपने यहाँ पर और जीसी प्रोमो चला दिया, तो फिर वो आपसे स्टेप बाय स्टेप्स पूछता रहेगा कि क्या क्या है। तो जैसे ही आप इस पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना शुरू करते हैं, ये फिर डेटाबेस क्रिएट करता है और आपसे अपने डोमेन का नाम पूछता है। हम मैंने वो स्लाइड्स भी रखी हुई हैं, जो कि हमारा एक लेक्चर होगा जिसमें हमारे पास वो सारी स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने शो किया कि एक्टिव डायरेक्टरी के दौरान एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हुए क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो जब आप जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना शुरू करते हैं, चंद स्टेप्स होते हैं।
उन्हें सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, वो आपसे पूछता है कि भाई आपने अपने डोमेन का नाम क्या रखना है। तो आप अपने डोमेन का नाम जो चाहे, मतलब आमतौर पे आप बहुत से लोग रखेंगे एबीसी, में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एबीसी डॉट लोकल या एबीसी डॉट कॉम या एबीसी डॉट ईडीयू। तो आप कोई भी अपना वही नाम, अक्सर लोग ये करते हैं कि जो नाम यहाँ देते हैं वही उनकी वेबसाइट का नाम भी होता है। जैसे इकरा में भी, इकरा का जो लोकल डोमेन है वो है ikra.edu.pk। उनकी वेबसाइट पे भी edu.ikra.edu.pk होता है। लेकिन बेहतर ये आमतौर पे ये होता है कि जो इंटरनल नाम आप रखते हैं वो कुछ और रखना चाहिए, फिर बाद में उसको लिंक किया जाता है अपनी वेबसाइट से या जो रजिस्टर्ड डोमेन होता है उससे। एनीवेज, तो मैं सब फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं इसका नाम रखा abc.com। तो अब आपके डोमेन का नाम, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, दो चीजें आपको मिलती हैं। एक तो आपको आपका डोमेन नेम मिल जाता है और उस पे इस सर्वर पे डेटाबेस इंस्टॉल हो जाती है एक्टिव डायरेक्टरी की। और डेटाबेस में फिर क्या होता है, सारी डोमेन की इंफॉर्मेशन होती है जो कि इसके पास स्टोर होती है। जब डोमेन कंट्रोलर बन जाते हैं, यानी जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो गई, तो अब ये मशीन एक डोमेन कंट्रोलर बन गई और उस डोमेन का नाम है abc.com। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक ऐसा नहीं है कि आप बस मशीन खरीद के ले आए, सर्वर 2016 उस पर चल रहा था, आपने इंस्टॉल कर दिया तो ये डोमेन बन गया। नहीं, डोमेन बनाने के लिए आपको और मजीद स्टेप्स करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें 20-25 एम्प्लॉइज हैं और आप छोटा सा एक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं विंडोज का, तो क्लाइंट मशीन्स तो पहले सब चल रही थी, 10, 12, 20, 25 मशीन्स थी और हर यूजर उस पर लॉग इन करके काम भी कर रहा था। लेकिन जब आपने सोचा कि मुझे अब डोमेन एनवायरनमेंट बनाना है, तो फिर आप एक अच्छी सी मशीन खरीद के लाए और फिर आपने उस पर विंडोज सर्वर इंस्टॉल किया, उसको भी नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया उस मशीन को। बट इन ऑर्डर टू मेक अ डोमेन, आपने विंडोज सर्वर पे इंस्टॉल करना है एक्टिव डायरेक्टरी। ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज लाजमी है। Once you install Active Directory, during the installation, it will ask you for the domain name. उस वक्त आप डिसाइड करेंगे आपका डोमेन नेम क्या होगा। ठीक है, और फिर जब नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन खत्म होती है, then your server becomes a domain controller। ठीक है, और आपका डोमेन जो है वो abc.com हो जाता है। फिर यही बात खत्म नहीं हो जाती, मैं आपको बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रहा हूँ कि जो एक छोटे से एनवायरनमेंट बनाने में होते हैं। ये काम आएंगे स्टेप्स आपके। कि सिर्फ सर्वर मशीन को डोमेन कंट्रोलर बना दिया, इससे बात यहाँ खत्म नहीं हो गई। क्योंकि ये जो क्लाइंट मशीन्स हैं, ये तो अभी भी वैसी की वैसी क्लाइंट ही बनी हुई है ना। ये तो वर्क ग्रुप नहीं है, इनको तो अभी इनको कैसे डोमेन का पार्ट बनाया जाता है। तो बहुत से लोगों ने हो सकता है ये काम किया हुआ हो कभी, क्योंकि अभी मैं थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। आपके पास सर्वर भी आ गई, एक्टिव डायरेक्टरी भी आ गई। नाउ यू वांट टू मेक दीज कंप्यूटर्स, जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स थे, अ पार्ट ऑफ दिस डोमेन, ताकि इन कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो है वो इस डोमेन कंट्रोलर की डेटाबेस में आ जाए। तो आप क्या करते हैं कि इस हर कंप्यूटर पे जाते हैं, जैसे इस कंप्यूटर पे गए और इस पे आप जाके इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। मैं यहाँ पर भी कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ आंसर आ जाए, विंडोज 10 में अगर मैं सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाऊँ, सिस्टम नेम वगैरह जहाँ लिखा होता है, पता नहीं क्या हो गया, कंट्रोल पैनल पे भी नहीं। अच्छा, ये इस पे जाइए, मेरे कुछ लग रहा है हैंग हो रहा है मेरा कंप्यूटर।
वरना मैं आपके यहाँ शो कर देता। ये मैं देख रहा हूँ कि ये कि मतलब जैसे मेरा ये क्लाइंट कंप्यूटर है ना, ये तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं किसी डोमेन का हिस्सा बना दूँ। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये किसी वजह से प्रॉपर्टीज इसकी, अच्छा यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर मैं एक सेकंड इसको आप देखते रहें कि सिस्टम प्रॉपर्टीज पे मैं जाना चाह रहा हूँ इसकी। ऐसे जाएगा यहाँ से तो हार्ड ड्राइव की प्रॉपर्टीज रहेंगी, यानी इस पे नहीं। नेटवर्क कंट्रोल पैनल भी मुझे वैसे यहाँ से नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट देख लूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया अभी कि इस पे जैसे आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, अभी डोमेन बन गया, डोमेन का नाम भी दे दिया। अब आप इन कंप्यूटर्स को उस डोमेन का हिस्सा, उस डोमेन का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप हर कंप्यूटर पे जाते हैं और उसकी सिस्टम प्रॉपर्टीज पे जाके, जैसे ये वाला जो पेज ओपन होता है सिस्टम प्रॉपर्टीज का, जहाँ उसका नाम वगैरह लिखा हुआ है और फिर ये लिखा हुआ है कि कितनी रैम है, और फिर ये लिखा हुआ है कंप्यूटर नेम, डोमेन एंड वर्क ग्रुप सेटिंग्स। अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है ये वर्क ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि मेरा घर का कंप्यूटर था, यहाँ कोई डोमेन एनवायरनमेंट तो है नहीं, इसलिए वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में है। लेकिन अगर मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको डोमेन का हिस्सा बनाना है, ज़ाहिर है अगर मैंने एक डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया है तो अब बाकी कंप्यूटर्स को डोमेन का हिस्सा होना चाहिए। तो फिर यहाँ जाके, जैसे अब ये वर्क ग्रुप है ना, यहाँ जाके अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो वो पूछेगा कि भाई किस डोमेन में जाना है तुमने। यहाँ पर आप अपने डोमेन का नाम देंगे जो आपने रखा है abc.com, ओके करेंगे तो वो सर्च करेगा डोमेन कंट्रोलर को, और थोड़ी देर बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि भी सक्सेसफुली एडेड इनटू द डोमेन, ये जो जिस किस्म का मैसेज है। तो फिर आपका कंप्यूटर जो है वो इस डोमेन का हिस्सा बन जाएगा। ये जगह है, ऐसे ये काम होता है, और ये काम आपने हर कंप्यूटर पे जाके करना है। डेस्कटॉप के लोग करते हैं काम। जब ये कंप्यूटर उस डोमेन का हिस्सा बन जाएगा तो फिर इसकी सारी इंफॉर्मेशन इस डोमेन कंट्रोलर की डेटाबेस पे आ जाएगी, यानी कंप्यूटर के नाम और इसकी सारी जो और भी मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो भी है वो इस डोमेन कंट्रोलर पे आ जाएगी। ये लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क इन विच ऑल यूजर अकाउंट्स। अब अगर आप इस डोमेन कंट्रोलर पे कोई यूजर बनाते हैं, मेरे नाम की यूजर बनाते हैं या अपने नाम का बनाते हैं, तो अब लेट्स से आपके 20 कंप्यूटर्स थे, तो पीयर टू पीयर एनवायरनमेंट में क्या था कि 20 कंप्यूटर्स हैं, तो अगर मेरा कंप्यूटर पहला वाला है तो मेरा अकाउंट पहले कंप्यूटर पे होगा बस। दूसरे कंप्यूटर पे मैं लॉगिन नहीं कर सकूंगा क्योंकि दूसरे कंप्यूटर पे मेरा अकाउंट मौजूद नहीं है, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। फिर मैं अगर तीसरे कंप्यूटर पर लॉगिन होना चाह रहा हूँ तो मुझे तीसरे कंप्यूटर पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ये 20 कंप्यूटर्स तक ऐसे ही चलेगा। बजाय इसके अगर डोमेन एनवायरनमेंट है और ये कंप्यूटर्स डोमेन का पार्ट बन चुके हैं, तो बस अब मेरा अकाउंट इधर बनेगा सर्वर पे, उसकी डेटाबेस में मेरा अकाउंट भी आ जाएगा, और जब सर्वर पे अकाउंट बनेगा तो I will be able to log into any machine using the same account, क्योंकि अब वो सर्वर पे है। मैं इस मशीन पे लॉग इन होऊंगा, मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, वेरीफाई होंगे, ऑथेंटिकेट कर देगा मुझे सर्वर के हाँ भाई ये अकाउंट एग्जिस्ट करता है।
तो मैं लॉगिन हो सकूंगा इस कंप्यूटर पे अपनी प्रोफाइल पे। यहाँ से लॉग आउट करके मैं दूसरे कंप्यूटर पे भी जा सकता हूँ, वहां पे भी लॉग इन हो जाऊंगा। जिस तरह इकराम यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर्स अपने रूम में भी अपने कंप्यूटर्स पे भी कनेक्ट हो जाते हैं, लॉग इन हो जाते हैं, और क्लास के कंप्यूटर्स पे भी लॉग इन हो सकते हैं कहीं भी। तो बेसिकली डोमेन कंट्रोलर में क्या क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर के जैसे कंप्यूटर पार्ट बनता है डोमेन का, तो उसका अकाउंट, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है, जितने यूजर्स बनाएंगे उन सबकी इंफॉर्मेशन होगी। और इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नाम, बल्कि इंफॉर्मेशन में यूजर नेम, पासवर्ड, उसकी पॉलिसीज, उसको कौन सी परमिशंस मिली हैं, वो एडमिन यूजर है या नॉर्मल यूजर है, उस उसको किन किन चीजों का एक्सेस है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। सिक्योरिटी पॉलिसीज सारी होती है, और आर केप्ट इन अ सेंट्रल डेटाबेस। The database is located on central computer called domain controller। ये बात भी देख ली हमने। यूजर अकाउंट्स जो भी होते हैं आर ऑथेंटिकेटेड ऑन डोमेन कंट्रोलर, ये बात भी देखी हमने कि जब मैं इस पे लॉगिन होऊंगा तो मेरी इंफॉर्मेशन इस सर्वर के पास जाएगी, जो एक डोमेन कंट्रोलर है abc.com, और फिर वो उसको वैलिडेट करेगा अपनी डेटाबेस में जाकर देखकर। From 2003 server onwards, these domain controllers are called Active Directory। पहले ये सिंपल डोमेन कंट्रोलर कहलाते थे, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और बैकअप डोमेन कंट्रोलर, पीडीसी और डीटीसी। 2003 के बाद से इनका नया नाम आ गया। अब ये डोमेन कंट्रोलर्स जो हैं ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर्स कहलाते हैं, और वो जो डेटाबेस है वो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस कहलाती है। पहले वो डेटाबेस सिंपल सैम कहलाती थी, SAM। अब जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस कहलाती है। ये तो सिंपल सा एक छोटा सा एनवायरनमेंट है जो डोमेन बनाने का है। यहाँ तक कोई सवाल तो पूछ लो, या इस कहानी में सब सो गए? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो भाई मैं आप लोगों से पूछ लूंगा फिर समय। अभी तक जो कहानी चल रही है उसमें मुझे नहीं पता कि कितने लोग सो रहे थे और कितने जाग रहे थे। अलाउड टू टॉक कर रहा हूँ भाई। जी हाँ बेटा, आवाज आ रही है? बोलो जी सर, आपको आ रही है? हाँ मुझे आ रही है, बोलो। सर आपने ये बताया कि वहाँ पे आप डोमेन जाके चेंज करेंगे, तो सर उससे पहले का मुझे समझ में नहीं आया। आपने कहा कि वहाँ पे जाके चेंज करेंगे तो आपको एक मैसेज शो कराएगा, वो चीज क्या आप रिपीट कर सकते हैं? कहाँ से? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? मैंने आपसे कहा था कि ये कंप्यूटर्स हैं, ये क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, मतलब ये मशीन्स हैं जो आपके पास लगी हुई हैं। आपके पास एक छोटा सा एनवायरनमेंट है जो वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट है, जिसमें 20-25 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, और आपको ये टास्क दिया गया है कि इस ऑफिस एनवायरनमेंट को चेंज करो और उस पर डोमेन एनवायरनमेंट बनाओ, उसका विंडोज डोमेन कंट्रोलर लगाओ इस पे, ताकि सारी मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड हो जाए, सेंट्रल मैनेजमेंट हो, बजाय इसके कि हर कंप्यूटर अपनी अपनी चला रहा है। ये सब के सब फिर इसको मानने लगे, इसका हुक्म मानने लगे, इस सर्वर का, इस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। तो आप जब सर्वर मशीन खरीद के लाते हैं तो उस पर सर्वर इंस्टॉल करते हैं, देन यू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी ऑन दैट सर्वर। एक्टिव डायरेक्टरी सिर्फ एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि इसका बिल्ट इन होता है। जब वो इंस्टॉल करते हैं तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इस डोमेन कंट्रोलर, इस सर्वर मशीन को सिंपल डोमेन कंट्रोलर बना देता है। यानी अब ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बन गई है पूरे नेटवर्क के लिए। लेकिन अभी तो इस पे किसी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, क्योंकि बाकी कंप्यूटर्स ने कोई इससे कांटेक्ट थोड़ी किया है अभी तो सिंपल आपने इस मशीन पे इंस्टॉल कर लिया एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर बना दिया। जब आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो अब आपको एक डोमेन का नाम भी मिल जाता है, abc.com, जो भी आप रखना चाह रहे हैं, xyz.com। बाद में आप उसको रजिस्टर भी करते हैं बाहर वालों के लिए, तो वो आप रजिस्टर करने का भी अलग तरीका होता है।
लेकिन अभी फिलहाल तो आप अपने एनवायरनमेंट में बना रहे हैं। तो जब सही है जब आप सर। ये एनवायरनमेंट बनाते हैं तो उसके बाद फिर आपको एक एक कंप्यूटर पे जाना पड़ता है, क्योंकि अभी हर कंप्यूटर वर्क ग्रुप में है। और ये चीज मैंने आपको शो की थी, अपने कंप्यूटर पे दिखाई थी, क्योंकि जैसे मेरा कंप्यूटर लैपटॉप है, ये तो घर का एनवायरनमेंट है, यहाँ तो सिंपल एक इंटरनेट राउटर लगा हुआ है, यहाँ कोई डोमेन एनवायरनमेंट तो है नहीं, इसीलिए मेरे कंप्यूटर पे लिखा होता है वर्क ग्रुप। मेरे घर में जितने भी और कंप्यूटर्स होंगे, टैबलेट्स हैं, फोन्स हैं, वो सब इक्वल लाइट्स पे कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से, क्योंकि कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है मेरे यहाँ पर। तो लेकिन अगर मुझे इन कंप्यूटर्स को वर्क ग्रुप से निकाल कर डोमेन का हिस्सा बनाना है, कौन सी डोमेन का, abc.com का, तो फिर मुझे एक एक कंप्यूटर पे जाके वहां जाके चेंज करना पड़ेगा, जो चीज मैंने आपको दिखाई थी, या उसकी प्रॉपर्टीज में जाए और फिर वहां वर्क ग्रुप को हटा के डोमेन को सेलेक्ट करें और डोमेन का नाम दें, और फिर वहां पर वो यूजर नेम पासवर्ड पूछता है एडमिनिस्ट्रेटर का, और उसके बाद फिर वो क्वेरी करके इस कंप्यूटर को डोमेन का हिस्सा बना देता है, और आपको एक मैसेज आ जाता है कि भी सक्सेसफुली डोमेन का हिस्सा बन गया। जब ये सारे कंप्यूटर्स बारी बारी इस डोमेन का हिस्सा बन गए, पार्ट ऑफ डोमेन हो गए, तो अब इन तमाम कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन भी इस डेटाबेस में आ जाएगी। अब कंप्यूटर नेम्स जितने भी होंगे, हर एक का कंप्यूटर नाम होता है ना कंप्यूटर का, जैसे मेरे कंप्यूटर का नाम है अली लिखा हुआ है, तो हर कंप्यूटर का कोई ना कोई नाम होता है, उसकी आईडी होती है, उसमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, रैम वगैरह, इसकी सारी इंफॉर्मेशन। तो इस कंप्यूटर की का नाम वगैरह हर चीज इस डेटाबेस में आ जाएगी। देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग यूजर्स। अब अगर 20 यूजर्स हैं तो 20 यूजर्स यहाँ बनाने पड़ेंगे। जब यहाँ बनाओगे यूजर, तो देन किसी भी यूजर से आप कहीं भी लॉग इन हो सकते। ये सिंपल सा डोमेन एनवायरनमेंट है, ये चीज मैंने आपको बताई है अभी ओके तक। सर, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो भाई। सर, पीयर टू पीयर में सिर्फ आपका अकाउंट एक कंप्यूटर पे होगा ना? हाँ, पीयर टू पीयर में जिस कंप्यूटर पे लॉग इन हो रहे हो उस कंप्यूटर पे तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए बस। तो अगर तुम्हारे पास 20 कंप्यूटर्स हैं और 20 पे लॉग इन होना तुम्हें बारी बारी, तो हर कंप्यूटर पे तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए पीयर टू पीयर में, वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में। लेकिन डोमेन एनवायरनमेंट में सिर्फ एक जगह अकाउंट होना चाहिए, सर्वर पे बनता है अकाउंट, और फिर आप किसी भी कंप्यूटर पे लॉग इन हो जाए, कोई मसला नहीं होता। बाकी और कोई किसी का कोई सवाल नहीं है? अच्छा, बाकी लोग जाग रहे हैं? चले मुझे हाथ उठा के बता दे कि हम आगे बढ़े या इसको अभी मजीद और देखना है। आगे बढ़ जाए, जरा देखें तो कौन कौन हाथ उठा रहा है भाई। चलो कम से कम इतना तो बता रहे हैं कि जाग रहे हैं। अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब वो कनेक्ट होके क्या इधर उधर कामों में लग जाते हैं या सो जाते हैं, क्या करते हैं। कई लोग हैं ऐसे। ऑनलाइन भी जो है वो थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। एक तो आधे भी आप लोग कनेक्ट नहीं हो रहे, हाफ अटेंडेंस भी नहीं होती है। अच्छा भाई, क्या कर सकते हैं। एनीवेज, तो अब देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, वही चीज हमने पढ़ी है। एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी सर्विस, ये एक ऐसी सर्विस है डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज डोमेन नेटवर्क, जो हमने अभी देखी थी। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है, ये वो सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेंट की जाती है, बनाई है विंडोज एनवायरनमेंट के लिए। ये विंडोज एनवायरनमेंट की बात हो रही है। A server running Active Directory service, domain service, ADDS means Active Directory Domain Service, is called domain controller। ये बात भी हमने देख ली, कई दफा देख ली भाई, कि जिस
मशीन पे, जिस सर्वर मशीन पे डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी आपने इंस्टॉल की, वो सर्वर अब डोमेन कंट्रोलर बन गया है, ठीक है। यानी उस मशीन पे एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस चल रही है, उसको डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। और ऐसा कोई भी सर्वर, जैसे अब आपने कहा कि यार मुझे ये डोमेन कंट्रोलर है, याद रखें कि आप जब डोमेन एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं तो द वेरी फर्स्ट सर्वर दैट यू इंस्टॉल इन दैट एनवायरनमेंट इज द डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर से फिर एनवायरनमेंट का स्टार्ट होता है। सर्वर्स कई किस्म के होते हैं, उनमें जो सबसे पहला सर्वर होता है जो किसी भी डोमेन एनवायरनमेंट में बनाया जाता है, वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर होता है। क्योंकि सबसे पहला काम ही आपने लॉगिन्स का करना होता है, यूजर अकाउंट्स बनाने होते हैं, ये सबसे पहला काम होता है कि आपको अपने यूजर्स की क्रेडेंशियल्स बनाने हैं, अपने एनवायरनमेंट की जितने कंप्यूटर्स हैं उनको इस डोमेन का हिस्सा बनाना है। तो सबसे पहला जो सर्वर इंस्टॉल किया जाता है वो डोमेन कंट्रोलर होता है बस, ठीक है। और डोमेन कंट्रोलर जो होता है उस पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज चल रही होती है, क्योंकि आप वो इंस्टॉल करते हैं। कल को अगर आप एक और मशीन खरीद के ले आए, एक और सर्वर मशीन खरीद के ले आए, ठीक है, यानी क्लाइंट मशीन्स तो है वही जो आप विंडोज 7 विंडोज 10 लैब की मशीन है जितनी भी है, लेकिन क्या हुआ कि आपने कहा मुझे एक और मशीन खरीदनी है, मतलब एक और सर्वर लिया खरीद के, एक अच्छी सी मशीन, ठीक है, और आपने कहा कि यार मैं इस पे जो है वो विंडोज सर्वर इंस्टॉल करूंगा। आपने ये डोमेन एक और मशीन खरीद के लिए है सर्वर ये भी, और आपने जो है वो इस पे विंडोज का सर्वर इंस्टॉल कर लिया, विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर लिया इस पे, 2016 ही कर लिया, ठीक है। अब ये मशीन बेसिकली आप क्यों खरीद के लाए? इसलिए कि आपको इस पे अपनी वेबसाइट चलानी थी, लेट्स सपोज इसको अपने वेब सर्वर बनाना था, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में एक वेबसाइट भी थी। तो आपने कहा यार मैं इस सर्वर पे तो ये डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है, तो इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल, क्योंकि इसका अपना अलग काम है कि जब भी यूजर लॉग इन होता है उसके क्रेडेंशियल्स यहाँ वेरीफाई होते हैं, इसके और भी काम है बहुत सारे। तो मैं एक वेब सर्वर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक और सर्वर, एक मशीन हार्डवेयर खरीद के लाया, हाई एंड मशीन खरीद के लाया, और मैंने उस पर विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल कर दिया। तो ये डोमेन कंट्रोलर नहीं कहलाएगा, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर कहलाने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉल होना जरूरी है। तो एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन कंट्रोलर तो ये बन चुका है एक। अब आप सिंपल एक मशीन खरीद के लाएं जो कि सर्वर है बेशक, लेकिन सिर्फ सर्वर होने का ये मतलब नहीं है कि डोमेन कंट्रोलर बन गया है। ये सिंपल एक सर्वर मशीन कहलाएगी, और इस सर्वर मशीन को, यानी इस मशीन को बिल्कुल उसी तरह आप डोमेन का हिस्सा बनाएंगे जैसे आपने इन कंप्यूटर्स को बनाया था। और जब ये डोमेन का हिस्सा बनेगी तो ये जो सर्वर मशीन है, ये इसको आप मेंबर सर्वर भी कहेंगे। ये डोमेन कंट्रोलर ये एक मेंबर सर्वर है, यानी उस डोमेन का एक मेंबर है, ये सर्वर है तो इसलिए मेंबर सर्वर कहते हैं। अब ये मेंबर सर्वर वेब सर्वर भी हो सकता है अगर आपकी इस पे वेबसाइट चल रही है, ये ईमेल सर्वर भी हो सकता है अगर आपका इस पे ईमेल एप्लीकेशन चल रही है, ये फाइल सर्वर भी हो सकता है, जैसे आपका फाइल सर्वर एक रही यूनिवर्सिटी में जो स्टोरेज सर्वर है जहां पर आपके लेक्चर्स का फोल्डर पड़ा, वो भी एक सर्वर मशीन है, लेकिन डोमेन कंट्रोलर नहीं है। डोमेन कंट्रोलर होने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी का होना जरूरी है। और हम ये देखेंगे कि डोमेन कंट्रोलर भी एक से ज्यादा आप बना सकते हैं, और 3-4 बना सकते हैं, कई बना सकते हैं बैकअप्स के लिए, लेकिन और हर डोमेन कंट्रोलर में फिर आपको एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ऐसी मशीन जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर हुई थी, इंस्टॉल हुई है, दैट मशीन इज कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर। और वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, तमाम कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, यूजर की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क में अगर प्रिंटर्स लगे हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी पॉलिसीज जितनी है नेटवर्क की, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस डोमेन कंट्रोलर के पास होती है। उसके अलावा चाहे कितने सर्वर्स लगे हुए हो, वो सिंपल मेंबर सर्वर्स कहलाएंगे। मैंने लोअर हैंड किए हैं अभी, फिर मैं क्वेश्चंस ले लूंगा आप लोगों से अभी।
तो यही लिखा होता है यहाँ पर, a machine running Windows Server operating system but do not have Active Directory domain services installed is a member server. ठीक है, अच्छा, ये जो मशीन है डोमेन कंट्रोलर, अब थोड़ी सी थ्योरी भी है कि ये जो डोमेन कंट्रोलर है ये बेसिकली 4 बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्टिव डायरेक्टरी, उनमें से 4 से ज्यादा है, मैंने यहाँ पर 4 शो किए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं कि ये सर्विसेज क्या है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाना, डिटेल में हम डोमेन सर्विसेज पे जाएंगे। सबसे पहली है डोमेन सर्विसेज। डोमेन सर्विसेज का मतलब, क्योंकि ये डोमेन सर्वर है ये, और अभी मैंने आपको बताया डोमेन सर्विसेज में क्या होता है कि तमाम मेंबर्स की इंफॉर्मेशन इसके पास है, यूजर नेम्स हैं, यूजर के पासवर्ड्स हैं, यूजर की सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, पासवर्ड, जैसे अक्सर होता है कि आप लॉगिन करते हैं, वो 1 महीने बाद आप अक्सर फैकल्टी में हो रहा होता है कि 1 महीने बाद आपको जैसे लॉगिन करते हो कहता है योर पासवर्ड इज एक्सपायर्ड, रिन्यू योर पासवर्ड। तो पासवर्ड एक्सपिरेशन जो है वो मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो हर किस्म की, इस किस्म की जो सर्विसेज है वो कहलाती है डोमेन सर्विसेज। ये डोमेन का के बारे में वो सारी सर्विसेज हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का सबसे पहला काम तो यही होता है कि डोमेन सर्विसेज देता है। प्रिंटर, अगर नेटवर्क प्रिंटर है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इसके पास होगी। नेटवर्क प्रिंटर का मतलब है कि नेटवर्क पे एक प्रिंटर लगा हुआ है और तमाम कंप्यूटर्स उससे प्रिंट कर रहे हैं। जैसे फैकल्टी रूम में रखा हुआ होता है, आपने देखा होगा बीच में, तमाम फैकल्टी मेंबर्स जब भी प्रिंट करना होता है इस प्रिंटर को भेजते हैं। तो ये डोमेन सर्विसेज है, जो पहला काम है इस डोमेन कंट्रोलर का, जो कि अभी आपने देखा है कि ये सबसे पहला काम। देखो, इन तमाम यूजर अकाउंट्स, ये यूजर अकाउंट इस डोमेन कंट्रोलर पे बनाए जाते हैं, और कहाँ बनाए जाते हैं वो भी आप देखेंगे। ये जब आप इस पे जाके स्टार्ट, ये इस पे आप जाएंगे स्टार्ट और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन करोगे तो वहां पर आप यूजर क्रिएट करते हैं। याद रखें, यूजर यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ नहीं हो रहे। ये सर्वर है लेकिन ये कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है। डोमेन कंट्रोलर पे यूजर्स क्रिएट होंगे तो तमाम जगहों पे वैलिडेट भी होंगे, फिर वो कहीं से भी लॉग इन कर जाओ उसको। लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि कंप्यूटर जो है ना वो भी डोमेन का हिस्सा हो, और उसको तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे डोमेन का हिस्सा बनाया जाता है। दूसरी बड़ी सर्विस जो एक्टिव डायरेक्टरी देती है वो है लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस, एलडैप भी कहा जाता है। हम इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जनरल सुन लें कि एलडैप क्या चीज है। एलडैप प्रोटोकॉल है कि जब भी आपको क्वेरी करनी होती है इस डेटाबेस में, क्योंकि डेटाबेस क्या है, तमाम यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, तमाम कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन है, तमाम प्रिंटर्स की इंफॉर्मेशन है। तो अब इस कंप्यूटर पे अगर तुमने ये जो कंप्यूटर है इस पे तुमने नेटवर्क प्रिंटर इंस्टॉल करना है, तो सिंपल तरीका होता है कि इस कंप्यूटर पे आप, ये जो नेटवर्क प्रिंटर है उसकी इंफॉर्मेशन इस सर्वर के पास है, तो यहाँ से एक क्वेरी जाती है जो कि सर्वर से उसको ढूंढ के ले आती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी क्वेरीज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर डेटाबेस जो है उससे की जा रही है और डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, आप भी सर्च करते हैं, किसी यूजर को सर्च करते हैं तो डोमेन कंट्रोलर के पास लिस्ट है पूरी यूजर्स की, वो आपको डेटा निकाल के दे देता है। ये जितनी क्वेरी है ये सर्विस कौन दे रहा है? लाइट वेट डेटा सर्विस। ये प्रोटोकॉल है, लाइट वेट डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल। जब भी डेटा सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी से उठा के लाना हो तो जो प्रोटोकॉल काम करती है वो लाइट वेट डेटा सर्विस कहलाती है। ये क्वेरी, सिंपल क्वेरी करने के लिए। देखें यहाँ क्या लिखा है, डोमेन सर्विसेज क्या है? It provides information about members of the domain, including devices and users. ये जो मैंने आपको अभी बताया, verifies their credentials and defines their access rights. यानी ये सारी डोमेन सर्विसेज में आ जाती हैं चीजें। The server running this service is called domain controller. सिंपल सी बात है। इसका दूसरा काम क्या होता है कि ये लाइट वेट डेटा सर्विसेज है। ये किस काम आती है? LDAP किस काम आती है? is an application protocol for querying and modifying items in directory service, यानी क्वेरी करने के लिए, क्योंकि वो डेटाबेस है उस पर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, वहां से अगर कोई चीज क्वेरी करके लानी है
तो जो क्वेरी करने की प्रोटोकॉल है दैट इज LDAP। एक्टिव डायरेक्टरी में इस प्रोटोकॉल को LDAP कहा जाता है, लाइट वेट डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये उस विंडोज सर्वर पे एज अ सर्विस रन कर रही होती है। तीसरे नंबर पे जो है वो कहलाती है सर्टिफिकेट सर्विसेज। सर्टिफिकेट सर्विसेज क्या होती है? वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होती है कि अगर आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, अगर आप VPN के जरिए किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं। इंटरनेट VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो इंटरनेट के जरिए बनता है। और यकीनन बहुत से लोगों को पता ही होगा, अक्सर कुछ अर्से पहले यहाँ पर बड़ा कॉमन हो रहा था, लोग VPN के जरिए कनेक्ट हो जाते थे दूसरे मुल्कों में। जब YouTube शायद बंद था कुछ सालों पहले, तो YouTube चलाने के लिए भी लोग VPN से कनेक्ट हो जाते थे। एनीवेज, तो VPN कनेक्टिविटी है आपके नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क तक की थ्रू इंटरनेट। अब इंटरनेट तो एक बड़ी वल्नरेबल जगह है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्योर जगह नहीं है, अनसिक्योर है, अटैक हो सकता है। तो डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जाना चाहिए, डेटा सिक्योर फॉर्म में जाना चाहिए जब भी इंटरनेट पे जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट अगर विंडोज डोमेन एनवायरनमेंट है और आपका डेटा इंटरनेट पे जा रहा है और आपकी डेटा को एन्क्रिप्ट करने की जरूरत पड़ रही है उस VPN टनल या उस VPN के जरिए, तो ये जो इंक्रिप्शन सर्विस है, जो सर्टिफिकेट सर्विस है, ये डोमेन कंट्रोलर प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा उस VPN से सिक्योरली इनक्रिप्ट होके जाए। तो ये भी एक डोमेन सर्विस है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करता है डोमेन कंट्रोलर। और सबसे आखिर में जो सर्विस कहलाती है वो फेडरेशन सर्विस है। ये बात ध्यान में रखें कि फेडरेशन सर्विस जरूरी नहीं कि आपके एनवायरनमेंट में हो मौजूद, हर एनवायरनमेंट में नहीं होती है, लेकिन इसका आखिरी काम ये भी है फेडरेशन सर्विस। फेडरेशन सर्विस का मतलब होता है, इसको सिंगल साइन ऑन सर्विस भी कहा जाता है। बस आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, अब वो उस यूजर से आप जैसे अपने कंप्यूटर पे लॉगिन होते हैं तो अब आप डोमेन का पार्ट बन चुके हैं। जाहिर लॉगिन हुए तो अब आप डोमेन में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको डोमेन में लॉगिन हो के मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है, तो हर एप्लीकेशन का अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड हो। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे आप एक यूनिवर्सिटी आते हैं और अपने कंप्यूटर पे, या हम लोग अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करते हैं अपने यूजर नेम पासवर्ड से, ठीक है। और यूजर नेम पासवर्ड से अगर हम लॉगिन करते हैं तो जैसे ही लॉगिन करते हैं हमारा जो कंप्यूटर है वो फिर हमें कनेक्ट कर देता है उसी यूजर नेम पासवर्ड से वाईफाई या लोकल नेटवर्क से भी। हमें अलग से यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ता। इसको कहते हैं सिंगल साइन ऑन, कि भाई एक दफा लॉगिन हुए और फिर जो जो उस एनवायरनमेंट में एप्लीकेशंस चल रही है या नेटवर्क में कोई यूजर नेम पासवर्ड चल रहे हैं, तो आपको बार बार यूजर नेम पासवर्ड ना डालना पड़े, उसी यूजर नेम पासवर्ड से आप उधर भी लॉगिन हो जाए। जैसे कि आप IULMS पे लॉगिन होते हैं, तो अगर फेडरेशन सर्विस चल रही है, एनवायरनमेंट में चल रही होती, तो फिर ये होता है कि जैसे आप मशीन पे लॉगिन हुए, अब आपने अगर अपने एनवायरनमेंट की किसी वेब सर्विस को एक्सेस करना है, जैसे ILMS होगी, पोर्टल हो गया, वेब पोर्टल, तो उसके लिए भी आपको अलग से यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उस पर डबल क्लिक करें और आप उसको एक्सेस कर लें यूजिंग द सेम यूजर नेम पासवर्ड। यानी जो जो सर्विसेज की उस डोमेन में चल रही हैं उसको इंडिविजुअली आपको हर एक यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। एकरा में तो करनी जरूरत पड़ती है क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्होंने फेडरेशन सर्विस को इनेबल नहीं किया हुआ, लेकिन फेडरेशन सर्विस ये कहती है कि सिंगल साइन ऑन है, बस एक यूजर नेम पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल होगा। ये लिखा हुआ एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस के सिंगल साइन ऑन सर्विस। Within Active Directory Federation infrastructure place, users may use several web-based services जैसे कि इंटरनेट है, ऑनलाइन शॉपिंग, वेब मेल वगैरह है, या फिर नेटवर्क रिसोर्सेज है जैसे वाईफाई वगैरह है, using only one set of credentials is stored at the central location, as opposed to having to be granted
a dedicated set of credentials for each service. हर सर्विस के लिए अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड हो, उससे बेहतर है बस एक यूजर नेम पासवर्ड हो। जैसे लॉगिन हुई उस डोमेन में हर चीज पे आपका एक्सेस हो जाएगा उसी यूजर नेम पासवर्ड से। लेकिन ये फेडरेशन सर्विस आपको फिर इनेबल करनी पड़ती है, चलानी पड़ती है, हर एनवायरनमेंट में नहीं होती, क्योंकि इसके सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। आप नहीं चाहते यार कि जो शख्स भी मेरे डोमेन में लॉगिन हो रहा है, बाज़ दफा ऐसा भी होता है बाहर के यूजर को भी आपको एक्सेस देना पड़ जाता है। तो ये नहीं है कि भाई वो जैसे लॉगिन हुआ हर चीज पे फिर उसी से लॉगिन हो जाए, तो अक्सर लोग नहीं भी चाहते। तो ये 4 बेसिक सर्विसेज हैं जो कि डोमेन कंट्रोलर देता है भाई। इनमें से सबसे ज्यादा जो आप पढ़ेंगे कॉमन है वो डोमेन सर्विसेज है, इसी को आपने आगे पढ़ना भी है। बाकी तो अगर एडवांस फॉर्म है ये और ज्यादा थ्योरेटिकल, लेकिन ये जो चीज है डोमेन सर्विस, क्योंकि इसका ताल्लुक यूजर से है, यूजर अकाउंट बनाना, कंप्यूटर को डोमेन का हिस्सा बनाना, और ये सारी चीजें जो है डोमेन सर्विसेज में आ जाती है। बताइए भाई कुछ सवाल अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है ना, कुछ कुछ पूछ रहे हो? अच्छा सर इकरा में जैसे हम अलग अलग कंप्यूटर पे अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होते हैं सर, उसके बाद भी अगर जैसे हम कोई न्यूली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो उस पर रन ना हुआ हो, उसको सेटअप अगर हम इंस्टॉल करना चाहें या स्टार्ट करना चाहें तो वो आईडी पासवर्ड मांगता है सर। वो किस वजह वो इसलिए होता है कि आप यही तो अच्छा है इस डोमेन एनवायरनमेंट की कि आप इस कंप्यूटर पे बैठी हुई हैं जो क्लाइंट मशीन है, ठीक है। आपका यूजर नेम बना, यूजर अकाउंट आपका सर्वर पे बना हुआ है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की यूजर अकाउंट, अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो 10,000 यूजर अकाउंट्स इधर बने हुए हैं, और वो अकाउंट होता है कि id@ikra.edu.pd, जो भी आपका अकाउंट है आपको दिया जाता है एक यूजर अकाउंट, एक पासवर्ड, तो सारे के सारे इधर बने हुए हैं। तो यूजर की कैटेगरीज होती है, जैसे फैकल्टी है उसमें भी बास फैकल्टी मेंबर्स को अलाउ है कि वो मतलब प्रिविलेजेस जिसको, अब स्टूडेंट्स की जो प्रिविलेज जब भी यूजर अकाउंट बनाया जाता है तो उसको राइट्स भी दिए जाते हैं। किसी यूजर को अलाउ नहीं होता कि वो अपने कंप्यूटर पे कोई चीज इंस्टॉल करे या इंटरनेट से डाउनलोड करे। बहुत से लोगों को डाउनलोड की इजाजत होती है लेकिन इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब भी कोई चीज इंस्टॉल करनी होगी आपको इस एनवायरनमेंट में तो एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा करेगा। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर वो अकाउंट है जिसको वो राइट्स मौजूद है, या आप किसी यूजर को भी दे सकते हैं वो राइट्स। तो आपसे वो इसलिए यूजर नेम पासवर्ड पूछता है क्योंकि आपको राइट्स नहीं मिले हुए, आपके यूजर अकाउंट को वो राइट्स नहीं है। और ये सारी सर्विसेज जो है डोमेन कंट्रोलर ही देता है ना, जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी पॉलिसीज है। वरना तो यार हर यूजर जो है ना वो अपने कंप्यूटर्स पे पता नहीं क्या क्या इंस्टॉल करने बैठ जाएगा, और इससे कंप्यूटर जो है ना वो उनकी परफॉर्मेंस खराब होगी। ऑफिस एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता। ऑफिस एनवायरनमेंट में कहते हैं भाई जो काम है वही करो, एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है जो कि इस तरह हमारा कंप्यूटर खराब। बात समझ आई नहीं है? यस सर। तो क्या हम इस तरीके से मतलब घर में भी कर सकते हैं कि जैसे मतलब घर में आपका डोमेन एनवायरनमेंट नहीं होता सही, इसीलिए डोमेन एनवायरनमेंट में ये चीज होती है कि आप एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं। घर के कंप्यूटर पे तो आप खुद एडमिन है अपने कंप्यूटर के, क्योंकि आप जब लॉगिन करते हैं तो जो यूजर, आप जिस यूजर से लॉगिन हो रहे हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट होने चाहिए कम से कम उस कंप्यूटर पे। लेकिन अगर आपने उसी कंप्यूटर पे कोई और यूजर बनाया और फिर अपने जैसे आपने कहा यार मेरी मशीन है, ये मेरा घर का कंप्यूटर है और ये मेरी अपनी मशीन है, लेकिन मैं कभी कभार अपनी बहन या किसी भाई को भी यूज करने को दे देती हूँ। तो आपने कहा कि भाई ये जो बहन भाई ना मेरे, ये ऐसा ना हो कि मेरी कंप्यूटर पे जाके कोई अपनी मर्जी से चीजें इंस्टॉल कर ले। तो फिर आप ये कहते हैं कि उनको फिर उनके लिए एक यूजर बना देते हैं इसी कंप्यूटर पे, और यूजर नेम पासवर्ड आपने अपने बहन या भाई को दे दिया कि भाई तुम इससे लॉग इन करना,
और फिर वो उस जब यूजर से लॉगिन होंगे तो उनको लिमिटेड राइट्स होंगे। उस पे फिर आप देख सकते हैं कि अगर वो आम यूजर है तो आम यूजर को अलाउ नहीं होता कि वो इंस्टॉल करे चीजें। इंस्टॉल करने के लिए आपको एडमिन का होना जरूरी, एडमिनिस्ट्रेटर का। तो लेकिन वो जो काम भी होगा उस मशीन पे होगा। ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। यहाँ पे जब भी यूजर अकाउंट बनेगा तो इधर ही सारे राइट्स वगैरह इसी सर्वर पे दिए जाएंगे। जी बोले। मतलब सर इसको मतलब डोमेन किस तरह दे सकते हैं अगर घर के लैपटॉप पे देना चाहें तो? बेटा डोमेन के लिए फिर आपको डोमेन एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। यही तो मैं समझा रहा हूँ धीरे से कि डोमेन एनवायरनमेंट के लिए फिर आपको ये डोमेन कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा ना। एक मशीन खरीद के लाओगे, उसको उस पर विंडोज सर्वर इंस्टॉल करोगे, उस पर फिर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होगी, अपना डोमेन का नाम देंगे आप, फिर ये मशीन डोमेन कंट्रोलर बन जाएगी। अब ये सेंट्रलाइज मशीन होगी और आप अपनी मशीन्स जो और कंप्यूटर्स हैं उनको फिर उसका हिस्सा बना देंगे, पार्ट ऑफ डोमेन बनाएंगे, फिर एक सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट बन जाएगा जिसको डोमेन एनवायरनमेंट कहेंगे। वैसे तो नहीं बन सकता, अकेली अकेली मशीन्स हैं, तो उसके लिए आपको ये सर्वर चाहिए और एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए, ये सॉफ्टवेयर चाहिए आपको। नहीं बस समझ जो आप सर समझ। चलो थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है भाई? ये बाकी लोग जो है वो सिर्फ देख रहे हैं बस। किसी का कोई सवाल नहीं है? माशाल्लाह, ठीक है भाई। ये सारी सर्विसेज को देखकर आ जाना। अलबत्ता ये ध्यान में रखिए कि हमने एक्टिव डायरेक्टरी का लॉजिकल स्ट्रक्चर भी देखना है। यानी उस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं। यूजर्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, ग्रुप होते हैं, प्रिंटर होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि इस डेटाबेस में जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, देखिए ये पूरा लॉजिकल एनवायरनमेंट होता है ये, ठीक है। फिजिकल तो देखने में जाहिर है बस ये भी मशीन है, ये भी एक मशीन है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर के जरिए लॉजिकली आप किसी के राइट्स बढ़ा देते हैं और किसी को वही रहने देते हैं, तो ये जो मशीन है ये डेटाबेस डोमेन कंट्रोलर बन गई, तो अब इसके राइट्स भी बढ़ गए और जाहिर है कि ये पूरे एनवायरनमेंट को ये मशीन कंट्रोल कर रही है। सवाल है, इस कंप्यूटर से अगर कोई क्वेरी करनी है इस सर्वर पे किसी भी किस्म की, क्योंकि इस सर्वर पे तो सारी कंप्यूटर्स की डेटाबेस मौजूद है ना। अगर आपके एनवायरनमेंट में 5000 मशीनें हैं तो 5000 मशीनों के नाम इस सर्वर के पास है। तो अगर आपने किसी मशीन के डेटा को सर्च करना है तो वो ये क्वेरी भेजता है। ये डेटाबेस में हमेशा क्वेरी जाती है, ठीक है। आपने ऑरेकल डेटा कोई भी डेटाबेस हो तो जिस क्वेरी जिस प्रोटोकॉल में लिखी जाती है, ये जो बैकग्राउंड में विंडोज जो उस क्वेरी को लिखने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज कर रहा है उसको एलडेप कहा जाता है, जो आपने अभी पूछा है मुझसे। लाइट वेट डेटा सर्विस, हर चीज कोई ना किसी प्रोटोकॉल से ही चल रही है, तो उस सर्विस को एलडेप कहा जाता है। यानी सिंपल क्लाइंट क्वेरीज जो होती हैं जो सर्वर की तरफ जाती है। आपके एनवायरनमेंट में प्रिंटर इंस्टॉल है तो प्रिंटर की सारी इंफॉर्मेशन इस सर्वर के पास है। तो आप नेटवर्क का प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हर मशीन पे जाके उस प्रिंटर का लिंक दे देते हैं, पाथ या उस प्रिंटर का आईपी एड्रेस। तो फिर ये मशीन उसको क्वेरी करती है कि भाई ये प्रिंटर कहाँ पड़ा हुआ है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, तो सर्वर पे क्वेरी जाती है, सर्वर उस पर डेटा पास ऑन करता है और आपके पास वो प्रिंटर इंस्टॉल हो जाता है, फिर आप आराम से प्रिंट आउट भेज रहे होते हैं। जितनी किस्म की क्वेरीज हैं जो क्लाइंट सर्वर को भेजता है ये एलडेप प्रोटोकॉल के जरिए होती है, इसको एलडेप कहते हैं और सर्विस को लाइट वेट डेटा सर्विस कहते हैं। ये इस सर्वर पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है, चाहे वो आपका यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, कंप्यूटर का नाम हो, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हो, राइट्स हो, परमिशंस हो, ग्रुप्स हो, प्रिंटर का नाम हो, कोई भी चीज जो इस डेटाबेस में पड़ी हुई है, विंडोज उसको विंडोज एनवायरनमेंट उसको एक नाम देता है जिसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये हर चीज ऑब्जेक्ट कहलाती है सिंपल वर्ड्स में। बात ध्यान में रखते हैं, चाहे वो यूजर नेम हो, कंप्यूटर नेम हो, कोई भी चीज हो इस डेटाबेस में है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसलिए 1 मिनट में फिर ये कॉल खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगी और 15 मिनट बाद फिर हमारी राउटिंग स्विचिंग की भी क्लास है।
तो इसको जरा देख कर आना भाई, थोड़ा यूट्यूब पे भी वीडियोस देखो किसकी। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि अभी हम लोग वीडियोस पे ही काम कर रहे हैं कि भाई ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्ड भी हो रहे हैं बाकायदा, कि आप लोगों को अब पहुंच दिए जा सकें, अवेलेबल हो आपके लिए, ताकि आप इनको सुन सकें। तो अभी भी वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द अप्रूवल, ये कब एक्टिव हो जाए आप लोगों के लिए, ये सारे जूम के लेक्चर्स जो भी हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं कि कितनी क्लासेस और रह गई हैं, एटलीस्ट सर बार इतनी हो। फाइनल हाँ, पता क्या कह रहे हैं? सर फाइनल एग्जाम का कुछ पता है आपको? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता भाई, हमें तो ये भी नहीं पता अभी कि कितनी क्लासें और होनी है। ये महीना चलेगा पूरा, ईद तक क्लासें होंगी, ईद के बाद फाइनल एग्जाम तो कैसे होगा अभी कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी खोलने के चांस लग नहीं रहा है फॉर स्टूडेंट्स। ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है, क्लासेस इतना आसान नहीं है रमजान में क्लासेस लेना। रमजान में हम तो रिकॉर्ड कराने भी जा रहे हैं यूनिवर्सिटी क्लासेस को, ताकि आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल सके। तो भाई बहुत सारे काम, आप तो घर बैठ के क्लास ले रही हैं भाई, यूनिवर्सिटी में रमजान में तो यूनिवर्सिटी आके क्लास नहीं लेते क्या? सर वो चीज अलग है, बट क्या मतलब, अभी एक तो घर बैठ के क्लास हो रही है, उस पर भी न करें भाई, बहुत अच्छे भाई। सर सिचुएशन बहुत डिफरेंट है ना, इसीलिए। सिचुएशन क्या सबके लिए है, हमारे लिए भी है, फैकल्टी के लिए भी तो है ना सिचुएशन डिफरेंट। यस सर, फैकल्टी ऐसी सिचुएशन से क्या गुजरती रहती है क्या? हम भी यहीं के रहने वाले भाई इंसान हैं। ठीक है भाई, तो आज फिर इतने ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करके एक्टिव डायरेक्टरी को हमने अच्छी तरह पढ़ना है यार। आगे के 2 क्लासेस जितनी भी हैं एक्टिव डायरेक्टरी को मैंने कवर करना है अच्छी तरह। ठीक है भाई, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं।